हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा कश्यप स्वागत करती हूँ आपका सर्वोदय आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम हर रोज द हिंदू न्यूज़पेपर का एक इन डेप्थ एनालिसिस प्रेजेंट करते हैं। शुरुआत करते हैं आज की सबसे पहली न्यूज से। तो आज का पहला न्यूज है, व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंस कमीशन। एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आपको ये आर्टिकल जो है वो मिलेगा। तो फाइनेंस कमीशन, 16 फाइनेंस कमीशन का अभी गठन किया गया और कल के आर्टिकल में भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 के तहत हर 5 साल पर एक फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है, जो कि किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसका काम क्या है, तो सेंटर की जो रेवेन्यूज होती हैं उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा स्टेट्स के बीच में, वो बताने का काम होता है फाइनेंस कमीशन का। तो द फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी that recommends how tax revenues collected by the central government should be distributed between the center and the states। और अभी हमारा 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो चल रहा है और इसके चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। was constituted in December last year and is expected to submit its recommendations by October 2025। और ये जो recommendations होंगे वो 2026 से लेकर के अगले मतलब 2026 के बाद के 5 इयर्स तक वैलिड रहेंगे, यानी 2031 तक। तो अगर हम फाइनेंस कमीशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो फाइनेंस कमीशन डिसाइड्स द प्रोपोर्शन ऑफ द सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू दैट गोज टू द स्टेट्स ओवरऑल, यानी वर्टिकल डिवोल्यूशन। और दूसरा, हाउ दिस शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस स्टेट्स। अब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल यानी कि ऐसे और हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे, यानी यहाँ हमारा सेंटर है और यहाँ अलग अलग स्टेट्स हैं। तो ये हमारा वर्टिकल डिवोल्यूशन हो गया कि सेंटर के पास कितना रेवेन्यू रहेगा और स्टेट्स के पास क्या रेवेन्यू जाएगा। और वही एक स्टेट ए है और स्टेट बी है तो दोनों का सेम लेवल पे होता है, यानी हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन हो जाएगा कि दो स्टेट्स के बीच में किसको कितना रेवेन्यू मिलेगा। और ये दोनों ही डिसीजन लेने का काम किसका है या रेकमेंड करने का काम किसका है, तो फाइनेंस कमीशन का। तो horizontal devolution is based on a formula considering factors such as states population, fertility level, income level and geography। ये एग्जाम्पल्स हैं, जरूरी नहीं है कि इन्हीं सारी चीजों पे बेस्ड हो, लेकिन ऐसी क्राइटेरिया पे बेस करके हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जो है वो किया जाता है। और वहीं जो वर्टिकल डिवोल्यूशन होता है वो किसी फिक्स्ड फॉर्मूला पे बेस्ड नहीं होता है। और recent finance commissions have recommended increased vertical devolution to states, with the 13th, 14th and 15th finance commissions recommending 32, 42 and 41%। यानी कि अगर 100 रुपए का सेंटर का रेवेन्यू है तो उसमें से 13th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 32 रुपए जो होंगे वो स्टेट्स के पास डिवाइड होंगे, 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 42 रुपीज स्टेट्स में डिवाइड होंगे, और 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने 41 रुपीज जो था या 41% स्टेट्स को देने के लिए कहा था। और अब 16th फाइनेंस कमीशन जिसकी रिपोर्ट नेक्स्ट ईयर आएगी तो उसमें हम देखेंगे कि कितना वर्टिकल डिवोल्यूशन जो है वो किया जाएगा। तो यहाँ पर अब फाइनेंस कमीशन के साथ साथ लोकल बॉडीज का भी रोल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। So the 16th Finance Commission is expected to recommend ways to augment revenues for local bodies like panchayats and municipalities, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो बॉटम टू टॉप होना चाहिए, ना कि टॉप टू बॉटम। क्योंकि ऊपर से लेकर के डेवलपमेंट नीचे आएगा या नहीं आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर नीचे लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एक एक यूनिट को डेवलप करना शुरू करेंगे तो ऊपर तक डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा। तो बेसिस हमारा जो डेवलपमेंट का होना चाहिए, जो बेस होना चाहिए, वो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, ना कि जो टॉप गवर्नमेंट्स हैं वो। यानी पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी जो 16th फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंडेशन देगा, वैसे भी देता है फाइनेंस कमीशन, बट 16th फाइनेंस कमीशन इस बारे में बात भी करेगा कि म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत अपने रेवेन्यूज को कैसे इंक्रीज कर सकता है। तो currently only about 3% of the public spending in India happens at the local body level। और वहीं जब हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक है
उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है फिस्कल फेडरलिज्म के बारे में। जब हम बात करते हैं फेडरलिज्म यानी कि देयर इज डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो जब हम फिस्कल फेडरलिज्म की बात करते हैं यानी कि सेंटर और स्टेट्स दोनों के पास पावर, अपना फिस्कल पावर्स होता है कि वो कैसे अपने रेवेन्यू को स्पेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ जब फाइनेंस कमीशन के पास इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, तो वहां पे सेंटर और स्टेट के बीच में फ्रिक्शन आने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो देयर इज ऑनगोइंग फ्रिक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स ओवर द शेयरिंग ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। The center collects major taxes while the states rely on taxes like goods, taxes on goods like liquor and fuels. सेंटर का, स्टेट्स का कहना है कि मैक्सिमम जो मेजर टैक्सेस हैं वो सारा सेंटर कलेक्ट करता है और स्टेट जो है वो कुछ टैक्सेस जैसे कि लिकर और फ्यूल्स पर ही रिलाई करता है। तो स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पुलिसिंग, लीडिंग टू कंप्लेंट्स अबाउट इनसफिशिएंट फंड्स फ्रॉम द सेंटर। तो बात बिल्कुल ऑपोजिट है कि मैक्सिमम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट्स के पास है, क्योंकि हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो या पुलिस हो, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा जो है वो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, यानी स्टेट को इस पे पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लेकिन जो टैक्सेस कलेक्ट होता है, जो रेवेन्यू जाता है, वो सेंटर के पास जाता है। तो इसीलिए स्टेट्स का कहना है कि ज्यादा रेवेन्यू का अधिकार जो है वो स्टेट्स के पास होना चाहिए, ताकि इन सब मामलों पे, इन सब सब्जेक्ट्स पे खर्च जो है वो इजिली किया जा सके। तो अगर हम डिसएग्रीमेंट्स की बात करें तो स्टेट्स आर्ग्यू दैट दे शुड रिसीव मोर फंड्स देन रिकमेंडेड बाय द फाइनेंस कमीशन ड्यू टू देयर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देयर आर कंप्लेंट्स अबाउट द सेंटर not sharing the full recommended amount and the exclusion of cesses and surcharges from the divisible pool which can significantly reduce the state's revenue shares. तो स्टेट्स का कहना है कि जितना रेकमेंड किया जाता है सेंटर जो है उतना रिसोर्सेज, उतना रेवेन्यू स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता है। और इसके अलावा सेसेस और सरचार्जेस, अब सेस और सरचार्ज जो होता है इसको आप सिंपल लैंग्वेज में एक एडिशनल टैक्स समझ लीजिए कि टैक्स जितना पे करते हैं उसके अलावा भी कुछ अमाउंट किसी किसी सब्जेक्ट के लिए आपको पे करना पड़ता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस जो है वो लगाया जाता था कुछ टाइम के लिए, ताकि स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो फंड है उसको कलेक्ट किया जा सके। तो स्टेट्स का कहना है कि इन सब चीजों, इनसे भी जो फंड कलेक्ट होता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, वो सेंटर स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करता है, जिसकी वजह से जो स्टेट्स होती हैं उनके पास रेवेन्यू की कमी होती है। तो मोर डेवलप्ड स्टेट्स फील पेनलाइज्ड as they receive less from the center than what they contribute in taxes, with less developed states receive more than they contribute. अब यहां समझिए कि सेंटर जो है उसके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक स्टेट को डेवलप करने की, ठीक है। तो सेंटर जो है वो, अब मान लीजिए कि हमारे फादर है, सेंटर जो है वो एक फैमिली है, फैमिली के फादर का रोल प्ले कर रहा है सेंटर। अब फादर जो होते हैं उनके अगर 4 बच्चे हैं तो चारों को इक्वल देना पड़ता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जिसकी नीड्स थोड़ी ज्यादा है, जिसके नीड्स थोड़े स्पेशल हैं, जिसको स्पेशल केयर की जरूरत है, तो उसको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। तो अगर ए बी सी डी 4 बच्चे हैं और डी के जो नीड्स हैं वो थोड़े स्पेशल हैं, क्योंकि डी के जो रिक्वायरमेंट्स है, डी का डेवलपमेंट अभी पूरी तरीके से हो नहीं पाया है, तो डी को थोड़ा सा ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो दिया जाता है, ताकि डी जो है वो अपने कंप्लीट पोटेंशियल को अचीव कर सके। ऐसा ही होता है हमारे सेंटर और स्टेट्स के साथ, कि अगर सेंटर जो है वो देखता है कि हर एक स्टेट जो है वो इक्वली डेवलप्ड नहीं है, तो जो कम डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनको ज्यादा रेवेन्यू दिया जाता है, ताकि वो अपने जो सर्विसेज हैं उसको डेवलप करने के ऊपर फोकस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए का हम महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं, और दूसरा अगर हम डी का देखें तो यहाँ पे हम बिहार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बिहार और महाराष्ट्र में ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र ज्यादा डेवलप्ड है। तो महाराष्ट्र अगर ज्यादा डेवलप्ड है तो ये, इसकी इनकम भी ज्यादा होगी, और इसकी इनकम ज्यादा होगी तो ये टैक्सेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा कंपेयर टू बिहार। लेकिन जब सेंटर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिसोर्सेज, तो बिहार को ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा और महाराष्ट्र को कम। तो यहाँ बहुत सारे जो ऐसे डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनका कहना है कि उनकी कंट्रीब्यूशन तो ज्यादा होती है टैक्सेस में,
लेकिन जो शेयर उनको मिलता है वो कम रहता है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल और रीजनल इम्बैलेंसेस भी क्रिएट होते हैं। तो कंसर्न्स आर रेज्ड अबाउट द परसीव्ड लैक ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन and the political influence it may face due to members appointed by the center। कि अब फाइनेंस कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसकी इंडिपेंडेंस का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्टेट्स का कहना है कि फाइनेंस कमीशन जो है वो भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो मेंबर्स हैं उसको अपॉइंट करने वाला कौन है? तो उसको अपॉइंट करता है पार्लियामेंट, जिसकी वजह से वहां पर जो टिल्ट है सेंटर की तरफ वो बढ़ जाता है। तो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफन अपीयर्स टू फेवर लेस डेवलप्ड स्टेट्स ओवर मोर डेवलप्ड वंस, रेजिंग द इश्यूज ऑफ फेयरनेस एंड एफिशिएंसी। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि अगर ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स को कम रिसोर्सेज मिलेंगे और कम डेवलप्ड स्टेट्स को ज्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, तो इससे जो ज्यादा डेवलप्ड स्टेट्स हैं उनके मन में एक नेगेटिव फीलिंग क्रिएट होती है टुवर्ड्स द लेसर डेवलप्ड स्टेट्स, जिसकी वजह से रीजनल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। कि जो अब कई बार आपने स्पीचेस में सुना होगा, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, स्टेट लीडर्स, वो कई बार अपने स्पीचेस में बोलते हैं इलेक्शंस के टाइम पे कि दूसरे शहर के लोगों को, दूसरे राज्य के लोगों को हम आने नहीं देंगे, हमारे यहाँ के जॉब्स नहीं लेने देंगे। तो इससे उनके मन में एक हेट्रेड क्रिएट होता है, कॉमन पब्लिक के मन में भी एक हेट्रेड की फीलिंग क्रिएट होती है टुवर्ड्स द अदर स्टेट्स। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन निकालने की जरूरत है ताकि जो मोर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो भी सेटिस्फाइड फील कर सके और जो लेसर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो भी, उनकी भी जो राइट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। अब हम आ जाते हैं आज के एडिटोरियल्स पर। तो पहला एडिटोरियल है हमारा, इंडिया एंड अ केस ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रशिया गए थे और रशिया में उनका 2 दिन का बायलैटरल समिट था रशियन प्रेसिडेंट के साथ। तो वहां पे साइड बाय साइड अब नेटो का भी समिट चल रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठा रहा था कि क्या इंडिया जो है वो नेटो के अगेंस्ट जा रहा है। तो ऐसा अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की हिस्ट्री देखें तो कई बार ऐसे सिचुएशंस आए हैं जहां पर इंडिया को या तो यूएस या फिर रशिया, दोनों में से किसी साइड को सपोर्ट करना पड़ा है। एंड इंडिया ने हमेशा अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट किया है कि हमारा जो स्टैंड है वो डिफरेंट होता है, वो अलग होता है डिपेंडिंग ऑन आवर मॉरल्स एंड वैल्यूज। तो द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गार्सिटी stated that strategic autonomy is not feasible during times of conflict and crisis। हमेशा इंडिया ने कहा है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। तो ये जो हमारे फॉरेन यूएस एम्बेसडर हैं उनका कहना है कि जहां पे क्राइसिस का टाइम है, जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट का टाइम हो, वहां पर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एज एन एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's visit to Moscow and the subsequent concerns expressed by the US underscore the ongoing debate about India's foreign policy choices। तो अगर हम हिस्ट्री देखें अपना, तो इंडिया हैज मेंटेन्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया इंक्लूडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड मिलिट्री सप्लाईज डिस्पाइट द लैटर्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। कि अभी 2-2.5 साल से ऊपर हो गया रशिया यूक्रेन वॉर का, और काफी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस बात का डिमांड भी किया कि इंडिया को जो रशिया से अपने रिलेशंस हैं उसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। लेकिन डिस्पाइट दैट हम रशिया से ना तो हमने ऑयल खरीदना बंद किया, इनफैक्ट हमने अपने परचेजेस को और इंक्रीज किया है। प्लस रशिया जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है डिफेंस सप्लाईज में। तो सबसे ज्यादा डिफेंस सप्लाईज जो हमें कहीं से मिलते हैं तो वो रशिया से मिलते हैं। तो ये चीज भी हमने, इस चीज को भी बरकरार रखा। तो कभी भी हमने वेस्ट का प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर असर्ट नहीं होने दिया, इवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। The refusal to side with the West on sanctions against Russia highlights India's commitment to its long-standing relationship with Russia। क्योंकि रशिया जो है वो हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड है। 1970s के टाइम से ही इंडिया और रशिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस था वो इवॉल्व हुआ है, और ऐसे टाइम पे हम रशिया को जो है वो वेस्ट के कारण साइडलाइन नहीं कर सकते थे। तो भले ही हमने रशिया को सपोर्ट नहीं किया बट उसके अगेंस्ट में भी खड़े नहीं रहे। तो डिस्पाइट प्रेशर्स फ्रॉम द वेस्ट टू अलाइन अगेंस्ट रशिया,
India continues to pursue an independent foreign policy based on its national interests. क्योंकि ultimately कहा जाता है कि फॉरेन पॉलिसी में व्हाट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है नेशनल इंटरेस्ट, कि दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हमारी कंट्री के लिए सबसे अच्छा क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भले ही वेस्ट के हिसाब से रशिया जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, बट अगर हम रशिया के अगेंस्ट खड़े होते तो ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट होता। तो अल्टीमेटली इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया है। So this stance is rooted in historical precedents such as non-alignment and strategic autonomy practiced by previous Indian governments. Non-alignment का हमारा पूरा हिस्ट्री है कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे, सॉरी हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूरी नॉन अलाइन मूवमेंट की स्टार्ट करी थी। कि उन्होंने इस जब कोल्ड वॉर का एरा चल रहा था तो एक तरफ जब वेस्ट था और दूसरी तरफ रशिया था, तो वी डिसाइडेड कि हम एक न्यूट्रल स्टैंड लेंगे, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेंगे और हम किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होंगे। तो इंडिया हैज बैलेंस्ड इट्स रिलेशंस विद ग्लोबल पावर्स इंक्लूडिंग फॉर्मिंग ट्रीटीज विद द यूएस एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज व्हाइल मेंटेनिंग टाइज विद रशिया एंड नॉन वेस्टर्न नेशंस। हमने दोनों के साथ ही एक बैलेंस्ड रिलेशन जो है वो मेंटेन करके चला है। So India's careful navigation of its foreign relation tends to avoid dependency on any single block, क्योंकि इंडिया हमेशा से इस बात को समझता था कि किसी एक सिंगल ब्लॉक पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाने का मतलब होगा कि हम पूरी तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को खो दें और जो भी वो ब्लॉक बोलेगा इन फ्यूचर हमें वो करना पड़ेगा, एंड इंडिया वाज नेवर सपोर्टिव ऑफ दैट। तो अभी recently the global order is changing with China raising as a major power and the US remaining influential. India's strategic autonomy allows it to adapt to these changes without compromising its national interests. और इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि क्योंकि हम किसी एक साइड के साथ अलाइंड नहीं थे तो आगे भी हमें जैसे जैसे जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बहुत डायनामिक है। आज अगर कोई सुपर पावर है तो कल को जाकर के कोई और सुपर पावर हो सकता है। तो इस वजह से हम बहुत क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की वो फ्लेक्सिबल है, तो हम इजीली अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए इन चेंजेस के साथ अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी और डिफेंस कंसिडरेशंस की बात करें तो इंडियाज एनर्जी नीड्स एंड डिफेंस प्रोक्योरमेंट आर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन इट्स फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस। और ये जो आर्टिकल है वो डिस्कस करता है इंडिया के परचेज के बारे में, किस चीज से रिलेटेड, तो डिस्काउंटेड रशियन ऑयल एंड इट्स डिफेंस रिलेशनशिप विद रशिया एज एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन एक्शन, जो कि मैंने आपको समझाया कि एक डिस्काउंटेड रेट पर हमने रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस टाइम पे भी एक डिस्काउंटेड रेट पर हमने रशिया से ऑयल खरीदा, डिस्पाइट इस बात के कि हम वेस्ट जो है वो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकता था। तो इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी is seen not as an isolationism but as a pragmatic approach। pragmatic यानी कि practical approach, कि यही हमारे जो situation है, हमारा जो current world order है उसमें यही सबसे बेस्ट तरीका था to safeguard its interests in a multipolar order. It is important to maintain flexibility and independence in foreign policy to respond to evolving global dynamics। और इंडिया के जो strategic choices हैं वो इंक्लूड करते हैं डीपनिंग टाइज विद चाइना while preserving historical partnerships with Russia and expanding cooperations with the West। जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो SCO में हम चाइना के साथ हैं, ब्रिक्स में हम चाइना के साथ हैं, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें हम चाइना के साथ हैं। इसके अलावा रशिया से तो हमारी 1970s से ही पुराना हमारा रिलेशंस है। उसके अलावा वेस्ट के साथ हम क्वाड कर रहे हैं, हम मलाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमने वेस्ट के साथ लिए हैं। तो हर एक जो भी पोल है या जो भी पावर है, सुपर पावर है, उसके साथ हम इंपॉर्टेंट जो हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट में जो डिसीजंस हो सकते हैं वो हम एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस बैलेंसिंग एक्ट इज क्रूशियल फॉर इंडियाज एस्पिरेशंस ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल पावर, क्योंकि किसी एक के साथ चल करके आप ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकते हैं, ग्लोबल पावर नहीं बन सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप एक के साथ रहेंगे यानी बाकी दो आपके अगेंस्ट हैं। तो कोशिश यही करनी है एज
क्योंकि इंडिया की हमारी हिस्ट्री ऐसी रही है कि बुद्धा ने भी कहा था कि हमेशा मध्यम मार्ग को चुनिए, मिडिल मिडिल पाथ को चुनिए। तो फॉरेन पॉलिसी में भी आपको एक मिडिल पाथ को चुनना पड़ेगा। कल को जाकर के अगर आप ब्यूरोक्रेट बनते हैं, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं, तो वहां आपको ऐसे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा कि जो हमारा मिडिल पाथ है, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, बैलेंसिंग अप्रोच है, उसको हम हमेशा पकड़ के रखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एडिटोरियल पर, जो कि है द इशू विथ प्लांटिंग स्कीम्स। तो ये बात कर रहा है डिफॉरेस्टेशन के बारे में, और जो रिसेंटली बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया प्लांटेशन ड्राइव्स चलाए गए हैं ट्रीज को लगाने के लिए, उसके बारे में। तो देखते हैं कि ये आर्टिकल क्या कहता है। तो द वर्ल्ड हैज लॉस्ट अबाउट 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट सिंस द अर्ली 20th सेंचुरी। और ये डेटा जो है वो बहुत डिस्टर्बिंग है, क्योंकि हम एक तरफ क्लाइमेट को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, अपने वर्ल्ड को प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो अपने चरम सीमा पर है। तो द यूएन्स डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो 2021 से 2030 का डेकेड चल रहा है हमारा, उसको यूएन ने डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन का नाम दिया है। aims to restore 350 million hectares of degraded land, generating $9 trillion in ecosystem services and sequestering 13 to 26 gigatons of greenhouse gases। यानी कि हमें 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड यानी कि वैसा लैंड जहां पर कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, खेती के लिए वो लैंड बिल्कुल भी फीजिबल नहीं है, उस वैसे लैंड को हमें रिस्टोर करना है। प्लस हमें 13 टू 26 गीगा टन्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को सिक्वेस्टर करना है, यानी एनवायरमेंट में कैप्चर करना है। तो इसका एक सोल्यूशन है ट्री प्लांटिंग। तो ट्री प्लांटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इफेक्टिव मेथड टू सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड एड्रेस क्लाइमेट चेंज थ्रू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। क्योंकि ट्रीज क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती हैं। तो ट्रीज जब कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती हैं, तो एक बहुत सारा जो पॉइजनस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है हमारे एनवायरमेंट में, उसको वो सिक्वेस्टर करती हैं। तो इन इंडिया हैज अ ट्रेडिशन ऑफ ट्री प्लांटेशन थ्रू द वन महोत्सव प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 1950। ये आपका एक पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार जो हमारा वन महोत्सव प्रोग्राम था वो कब लॉन्च हुआ, तो 1950 में, जिसमें कि हम पेड़ लगाते हैं। तो अगर हम हाई प्रोफाइल ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की बात करें, तो recent years have seen numerous high-profile tree planting drives worldwide, including India's single-day planting drives, the World Economic Forum's 1 trillion project, China's Great Green Wall, Pakistan's 10 billion tree tsunami, and the Bonn Challenge। ये भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट या बॉन चैलेंज, ग्रीन वॉल, ये सब किस चीज से रिलेटेड है। तो ये ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स हैं जिनका की एम क्या है, तो ट्रीज को प्लांट करना। तो दीज ड्राइव्स हैव गेन्ड मीडिया अटेंशन बट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, inadequate post plantation measures and promotion of monoculture। अब देखिए क्या होता है कि आपने अनाउंस तो कर दिया कि हम जो है वो ट्रीज को प्लांट करेंगे, लेकिन अगर आप खुद सोचिए 10 बिलियन ट्रीज लगाने हैं, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ये चीज पॉसिबल है? नहीं, अनलेस एंड अंटिल जो कॉमन लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तब तक ये जो इनिशिएटिव है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है कि लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन हो ऐसे ड्राइव्स में। उसके अलावा पेड़ सिर्फ लगा देने से नहीं होता है। कितनी बार आप देखिए इंडिया में ये चीज बहुत कॉमन है कि रोड के किनारे बार बार पेड़ लगाया जाता है और वो पेड़ जो है वो मर जाते हैं, क्योंकि उनपे कोई ध्यान नहीं देता है। अब पेड़ है तो उसका आपको टेक केयर करना पड़ेगा एक ह्यूमन बीइंग की तरह, खाद पानी जो भी है उसकी रिक्वायरमेंट्स वो आपको देना पड़ेगा। तो पोस्ट प्लांटेशन मेजर्स इसी को बोलते हैं। और लास्ट है प्रमोशन ऑफ मोनोकल्चर। अब कई बार ऐसा होता है कि फॉरेस्ट जो है उनको काट दिया जाता है, कभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो कभी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, कभी कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो फॉरेस्ट जो होता है वो अलग अलग वेराइटीज के ट्रीज होते हैं वहां पर, लेकिन जब ऐसे प्लांटेशन ड्राइव्स होते हैं तो उसमें एक सिंगल वेराइटी का ट्री जो है वो एक जगह पर लगाया जाता है,
और इसी को बोलते हैं मोनोकल्चर। मोनो यानी कि एक और कल्चर यानी कि यहाँ पे प्लांटेशन की बात हो रही है। तो एक तरीके के ट्री का यहाँ पे प्लांटेशन होता है जिसका कि इम्पैक्ट पॉजिटिव होने के बजाय थोड़ा नेगेटिव भी हो जाता है। तो environmentalists and scientists highlight the neglect of ecological considerations and the lack of community involvement in many tree planting programs. Or studies have shown that tree planting in grasslands and other non-forested areas can harm ecosystems, increase wildfire intensity and exacerbate the global warming. कि स्टडीज के अनुसार अगर ग्रासलैंड्स वाला जो एरिया है जहां पे कि ट्रीज का ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं होता है, वैसे एरियाज में अगर हम पेड़ लगाते हैं और ऐसे एरियाज में लगाते हैं जहां पर कि पहले से फॉरेस्ट नहीं था, तो वाइल्ड फायर्स यानी फॉरेस्ट फायर्स की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इफेक्टिव ट्री प्लांटिंग जो है वो क्या रिक्वायर करता है? तो एडिक्वेट पोस्ट प्लांटिंग केयर, monitoring which is often lacking in many drives, especially those not supported by the government, कि पेड़ लगाने के बाद उसको मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं पर हमने 100 पेड़ लगा दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो 100 पेड़ जो है उसकी वजह से कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग एंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स, dependency on millions on forest for subsistence and loss of forest land for non-forestry purposes। कि इंडिया जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है, जैसे हम जो हमारा फॉरेस्ट लैंड है उसको लोग एनक्रोच कर देते हैं, इलीगली ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं जो कि फॉरेस्ट पर पूरे तरीके से डिपेंडेंट है यानी कि जो हमारा ट्राइबल पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट होता है। और लास्ट है लॉस ऑफ फॉरेस्टेड लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस, कि ऐसे पर्पसेस के लिए हमारा फॉरेस्ट लैंड यूज हो जाता है जो कि दोबारा से उसको जिसका कि पर्पस जो है वो फॉरेस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन फुलफिलिंग इट्स कमिटमेंट अंडर द पेरिस अग्रीमेंट एंड इंक्रीजिंग इट्स कार्बन सिंक। तो 2015 में हुआ था हमारा पेरिस अग्रीमेंट, जिसके अंडर ये कमिटमेंट किया था कंट्रीज ने कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसके इंक्रीज को हम लिमिट करेंगे इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जितनी भी कंट्रीज जो मेंबर स्टेट्स थी उन्होंने प्लेज लिया था कि कुछ मेजर्स जो है वो हम लेंगे, जिसको हम बोलते हैं NDC यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। और ये नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हर कुछ साल पर अपडेट भी होते हैं। तो अभी 2022 में इंडिया ने अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को फिर से रिन्यू किया है, जिसको कि हमने नाम दिया है पंचामृत गोल्स। और ये जो हमारे पंचामृत गोल्स हैं इसको मीट करने के ट्रैक पे हम हैं और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इंडिया एम्स टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट बाय 2030, बट दिस रिक्वायर्स ओवरकमिंग इनहेरेंट चैलेंजेस एंड इंप्रूविंग रिस्टोरेशन स्ट्रेटजीज। तो इंडिया का जो एम है वो ये है कि 2030 तक, और ये हमारा वन ऑफ द पंचामृत गोल भी है कि जितने गोल्स हैं हमारे उसमें से एक ये भी है कि 2030 तक हमें 26 मिलियन नॉन फॉरेस्टेड या डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना है। बट उसके लिए जो भी चैलेंजेस हैं हमें उसे ओवरकम करना पड़ेगा। तो क्या रिकमेंडेशंस यहाँ पे दी गई हैं? तो रीओरिएंटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रायोरिटाइज एडिक्वेट फाइनेंसेस, एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड टेक्निकल कंसिडरेशंस, की फाइनेंस की जो जरूरत है उसको ध्यान में रखना होगा, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना होगा, प्लस टेक्निकल चैलेंजेस जो हैं उसको भी ओवरकम करना होगा। फिर पब्लिक अवेयरनेस को इंक्रीज करना है यूजिंग सोशल मीडिया एंड इंसेंटिवाइजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि आजकल पब्लिक जो है वो कुछ भी फ्री में नहीं करना चाहती है। तो आप पब्लिक को इंसेंटिवाइज करिए कि अगर आप 100 पेड़ लगाएंगे तो आपको ये इंसेंटिव दिया जाएगा, भले ही वो एक सर्टिफिकेट क्यों ना हो, लेकिन वो जब इंसेंटिवाइज किया जाएगा तो पब्लिक की पार्टिसिपेशन जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। Last but not the least, adopting alternative low-cost approaches like tree islands, planting in small patches and focusing on ecological restoration rather than just tree planting. Ecological restoration यानी कि पूरी की पूरी इकोलॉजी को रिस्टोर करना, कि अगर कोई मार्शी लैंड था
जहां पे कि वो अब डिग्रेडेड लैंड बन गया है, तो इस चीज को इंश्योर करना है कि वो मार्शी एरिया जो है वो फिर से रिस्टोर हो पाए, ना कि सिर्फ पेड़ वहां पे लगा देने से वो इकोसिस्टम रिस्टोर हो जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम जो होता है वो पूरे के पूरे अपने आसपास के कम्युनिटी को भी सपोर्ट करता है, रादर देन सिर्फ ट्री प्लांटेशन के बजाय। तो इकोसिस्टम से सिर्फ हमारा क्लाइमेट चेंज ही नहीं रुकेगा, बल्कि जो आसपास की कम्युनिटी है उनका भी ग्रोथ होगा। तो अल्टीमेट फोकस जो हमारा इन सब मेजर्स का होना चाहिए वो होना चाहिए इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। तो GS3 के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनफैक्ट GS2 से भी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का जो पोर्शन है उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है, या तो ये GS2 या GS3 किसी में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो भी ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स जो हैं उनका कुछ एग्जाम्पल दीजिए, और फिर उसमें बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे गवर्नमेंट जो है वो इनको ओवरकम कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप सर्वोदय IAS के टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।